सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो देखो यार, जो ये लेक्चर होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लेक्चर होने वाला है ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर क्या मतलब कि आप देख रहे होगे कि जितने भी ईयर में जंप कर रहे होगे, जितने भी फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, तो वो मैटर नहीं करता। आप किसी से भी मिलोगे या आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि मतलब आपका क्या क्या स्कोप है। ठीक है, आपके कोर्स का कि आई लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स व्हाट यू विल हैव एट लास्ट। ठीक है, कि आपको कौन कौन से वो दरवाजे हैं, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हो, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें आपकी एंट्री है। या फिर आपका देखो, आपको पता है कि आप फार्मेसी के करने के बाद आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाता है मेडिकल स्टोर या फिर एजेंसी या फिर कंपनी वगैरह चलाने के लिए। तो बट एक ऑर्गेनाइज्ड आइडिया आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि केवल बी फार्मा कर लिया मैंने, अब मेडिकल स्टोर खोल देंगे या फिर मेडिकल एजेंसी खोल देंगे, बहुत दिमाग चलेगा तो होलसेल तक चला जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके वो जॉब कर रहे होते हैं या फिर एमआर वगैरह का काम कर रहे होते हैं। तो ये एक जनरल थिंग्स है जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं। बट जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसमें आपकी जितने भी दरवाजे खुल सकते हैं, जितने भी स्कोप्स हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। और ये जो चीज़ें हैं अब इसको एक बार दिमाग में बैठा लेना। अब आप लोग भी आप स्माइल क्यों कर रहे हो? दिस इज़ बिकॉज़ कि ये वही चीज़ है जिसलिए आप फार्मेसी में जंप किए हो। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक तरीके से कवर अप करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यार, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और तो चलो देखो क्या क्या है स्कोप्स। ठीक है क्या कि अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हो कि मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझो। पहला है प्रैक्टिस सेटिंग। थोड़ा सा पेन का डायमीटर काफ़ी मोटा है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं पतला। तो देखो, पहला है प्रैक्टिस सेटिंग, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा है अदर सेटिंग। अब कहोगे भैया ये कैसा क्लासिफिकेशन है? तो देखो, प्रैक्टिस सेटिंग जो अपना फर्स्ट है इसको हम लोग इसलिए ऐसे क्लासीफाई किए हैं क्योंकि हम लोग जिसमें प्रैक्टिस जिसमें है सारी चीज़, जैसे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी में आइदर या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में हो या फिर क्लिनिकल या फिर वेटरनिटी या फिर फार्माकोविजिलेंस। ये जो आपका फार्माकोविजिलेंस है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस समय इन फार्मेसी। ठीक है, तो हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। इसको मैं यहाँ पे तब तक कर लेता हूँ हाईलाइट, और हम लोग इसको तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपका जो ये प्रैक्टिस सेटिंग है इसमें क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे इंडस्ट्री में हमारा क्या क्या स्कोप है, इधर इन प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलेटरी, मार्केटिंग और अदर सेटिंग में क्या क्या है कि जाके इससे आप एकेडमिक्स में जा सकते हो। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो क्लिनिकल फार्मेसी, उसके बाद कंसल्टेंट क्या होता है। ठीक है, कंसल्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेटिंग से। तो देखो, अगर इसको थोड़ा सा फिर से मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ, नहीं आप कहोगे कि भैया ये यहाँ पे मिस हो रहा है। देखो, ध्यान देना। अब अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूँ तो प्रैक्टिस सेटिंग में आपका फर्स्ट आता है कम्युनिटी फार्मेसी। अब आप लोग भैया कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? तो ध्यान से समझो, कम्युनिटी फार्मेसी हमारा वो फार्मेसी है जिसमें आप जैसे मेडिकल स्टोर देखते हो, जैसे आप किसी गाँव में गए, आप किसी गाँव में गए हो या फिर आप किसी बोल सकते हो कि लाइक कहीं भी जा रहे हो, डजेंट मैटर, जहाँ पे आपको रिटेलिंग या होलसेलिंग का मेडिकल स्टोर दिख जाए। आप सिटी में रहो, आप एक बड़ी सिटी में रहो, छोटी सिटी में रहो, गाँव में रहो, डजेंट मैटर। ठीक है, जो आपको मेडिकल स्टोर दिख जाएगा ठीक है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का एम होता है केवल मेडिकल स्टोर ही खोलना। तो भाई थोड़ा सा और सुन लो, हो सके कहीं आपका दिमाग और चलने लग जाए। तो देखो, कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी होता है जो कि आपका स्पेसिफिक इंडिविजुअल चला रहा होता है। यहाँ पे फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि आप बोल सकते हो कि जो रिटेलिंग होता है, जहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो, समझ रहे हो? यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो और वो आपको जो मेडिसिन देता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी को। हॉस्पिटल फार्मेसी भी आपका एक स्कोप है। अब ये आपका आता है नंबर सेकंड पे। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, इसमें आपका पता है ना कि जैसे जो फॉर एग्जाम्पल किसी आप डॉक्टर से दवा लिखवाए, अब डॉक्टर कितने चालाक हो गए हैं वो समझना। किसी डॉक्टर से आप दवा लिखवाए तो वो अपनी फ़ीस तो ले रहे हैं, अपने जो जो भी अपने कोर्स को कंप्लीट किए हैं भाई, पैसा लगा के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ़ीस ले रहे हो, इट्स जेन्युइन। तो वहाँ तक तो ठीक है भाई। अब आप दवा भी लिख दे रहे हो, आप फार्मेसी भी खोल चुके हो हॉस्पिटल में, समझ रहे हो? तो वहाँ से तो पैसा आपका बन ही रहा है, प्लस आप डिजिटल बिलिंग भी भाई उन लोग करते हैं। आप रिटेलिंग में बहुत कम देखे होगे, जो आपका होलसेलिंग या फिर जो थोड़ी बड़ी ड्रग्स की स्टोर होती हैं उसमें आपको डिजिटल मिलता है बिल। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि आपके हॉस्पिटल में फार्मेसी भी खोल देंगे और वहाँ से भी वो नाधुन पैसा छाप रहे होते हैं, एक फार्मासिस्ट रख के। बाकी पैसा तो वो डॉक्टर ही लगाया होता है इसलिए। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी वो फार्मेसी होता है जिसमें डॉक्टर जो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप हॉस्पिटल के इधर इन फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर, जहाँ भी वो आपका फार्मेसी प्रेजेंट हो इन हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके पर्चा दोगे। पर्चे के हिसाब से आपको डॉक्टर वो जो आपका फार्मासिस्ट रहेगा हॉस्पिटल का, वो आपको ओवरऑल दवा लिख के दे देगा विथ पक्की बिलिंग। ठीक है, तो वो होता है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी। थर्ड की अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल फार्मेसी की, तो आप कहोगे भैया क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? क्लिनिकल फार्मेसी वो फार्मेसी है जो कि वो आपको थोड़ा सा कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको कंसल्ट भी करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आपको
ना बोलते हैं कि जो पेशेंट काउंसलिंग भी ये आपके क्लिनिकल वाले करते हैं। इसमें अगर आप बोलो तो क्लिनिकल फार्मेसी आपका वो फार्मेसी होता है जिसमें आपका स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे रिटेलिंग की तरफ कम ध्यान होता है, वो कंसल्टेंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि पेशेंट काउंसलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। ठीक है, इसमें आप इनका डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। मतलब ये बोल सकते हो जो क्लिनिक खोल कर नहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर की तरह अपने आप को समझते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जनरल दवाएँ वो चला सकते हैं, तो उसको आप लोग बोलोगे क्लिनिकल फार्मेसी। आइदर ये आपका कम्युनिटी फार्मेसी भी ये काम करते हैं, बट इट्स नॉट जेन्युइन। जो क्लिनिकल फार्मेसी होते हैं, आप बोल सकते हो कि ये कौन होता है क्लिनिकल फार्मेसी। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा आपको और डेप्थ में अगर बताऊं तो आप सुने होंगे कंपाउंडर सुने होंगे। तो ठीक है, तो जो कंपाउंडर क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा डॉक्टर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और उसके बाद अगर वो डॉक्टर के अंडर में फॉर एग्जांपल 2 to 3 years 5 years 10 years अगर वो काम कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो अपनी फार्मेसी चलाने लग जाएँ, बिकॉज दे हैव ऑल्सो देयर डिग्री ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो उनको नॉलेज तो है, तो अगर वो फार्मेसी अगर वो चला रहे हैं, उनको क्लिनिकल थोड़ी नॉलेज है, तो वो आते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में। अगर मैं फोर्थ बात करूँ तो आपका आएगा वेटरनिटी फार्मेसी। अब बोलोगे भैया वेटरनिटी फार्मेसी क्या है? इट इज़ लाइक कि अगर आप किसी भी एनिमल्स, ठीक है, आइदर काऊ हो सकता है, बुल हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो उसको लाइक डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, जितने भी एनिमल्स को जो ट्रीट करते हैं, या फिर एनिमल्स की जो मेडिसिन वगैरह जो सेल करते हैं, आप देखोगे जो वेटरनिटी फार्मेसी होती है ये भी एक सेक्शन है। फॉर एग्जांपल लाइक कम्युनिटी फार्मेसी है, ठीक है, या फिर आपका क्लिनिकल फार्मेसी है, तो इसमें क्या कहते हैं फार्मासिस्ट आपका एक एनिमल का भी एक सेक्शन बना के रखते हैं, वेटरनिटी सेक्शन। उसमें आपका जैसे काऊ को का मिल्क बढ़ाने के लिए हो गया, या फिर बाकी एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज करने के लिए ज़्यादा, या फिर आप सुनोगे ना मल्टीपल ना एमओईटी मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, हाँ, एमओईटी भी ये फॉलो करने के लिए कोई ड्रग होता है उसको भी देते हैं, कि मतलब एक साथ जैसे होता है क्या इस कॉन्सेप्ट में एमओईटी के। अब वो लोग भैया थोड़ा सा इससे बाहर जा रहे हो सिलेबस से, बट समझो ध्यान से। है क्या कि देखो इसमें होता है क्या कि फॉर एग्जाम्पल कोई काऊ है, और वो काऊ जो है वो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है, और काफ़ी मतलब बोल सकते हो कि हेल्दी भी है, और काफ़ी इसका मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेग्नेंट काऊ हो जाती है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि अब ये काऊ तो फॉर एग्जांपल अगर ये मिल्क देने लगी, जैसे ये बेबी को बर्थ दे दी, उसके बाद जब ये मिल्क देने लग जाएगी, तो आप सुने होगे ना कि लाइक लैक्टेशन पीरियड तक जो होता है, ठीक है, उसमें आपका जो आपका ओवम होता है वो रिलीज़ नहीं होता है, तो उससे पीरियड्स वगैरह भी नहीं आते हैं। उससे होता क्या है कि आप मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस नील होते हैं अराउंड 6 मंथ तक। तो इसमें क्या होता है कि ये जब ऐसा हो जाएगा, तो आप बताओ कि जो ये काऊ का जो काम होगा वो तो रुक जाएगा। ठीक है, मतलब और अगर इसको प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं जो डॉक्टर्स इसके अंदर एमओईटी का इंजेक्शन लगा देते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड्रियो ट्रांसफर का। तो एमओईटी देने के बाद इनको इनका क्या होता है कि ढेर सारे ये ओव्यूल या फिर ओवम बोल सकते हो, ठीक है, ढेर सारे ओवम ये एक साथ दे देते हैं, ओवा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पहले एक ही आता था, एक बार में एक ही ओवा आता है, आप जान लो। तो उससे आपका आइदर वो डिवाइड होकर ट्विंस बन सकते हैं, या फिर आपका स्पेसिफिक एक ही रहता है इंडिविजुअल। तो ढेर सारे जब ये एग रिलीज करते हैं, ध्यान से सुनना, एक एक कहाँ एक एग रिलीज करते, अब ये इंजेक्शन देने के बाद आपके 2 से 10 15 20 तक देते हैं। उसके बाद जब इनका इंसेमिनेशन कराया जाता है एक हाई पावरफुल या फिर स्ट्रेंथन बुल से, ठीक है, उनका सीमेन वगैरह यहाँ पे इंजेक्ट करोगे, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये सारे एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 एग फर्टिलाइज हो गए, तो अब ये 10 यहाँ से निकाल स्पेसिफिक एक एक के जो नई नई काउज हैं उनके में वो इंजेक्ट करा देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो फिर बाद में अपना सारे मतलब 10 15 15 वो प्रोड्यूस हो गए बच्चे, ठीक है, अलग अलग। तो यही है कि मतलब इनकी भी यहाँ पे सर्विस ना स्टॉप हो, ये भी अपना लाइक प्रोडक्शन ये करते रहे, ठीक है, ढेर सारी चीज़ों का, क्योंकि इनका इसमें जीन मिल रहा है ना मिल्क वाला, कि ये ढेर सारे मिल्क देंगे, तो ये सारी इसीलिए। तो ये तो आपका हो गया वेटरनिटी फार्मेसी। ये सारी चीज़ें मतलब वेटरनिटी का सेक्शन काफ़ी सारा रखे रहते हैं, जैसे कि आपका लाइक बहुत सारी ड्रग्स आती हैं वेटरनिटी के लिए, तो उसमें। और फार्मेको विजिलेंस मैं आपको बता दूं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेनिंग चीज़ें चल रही हैं। इसमें है क्या कि आपका जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे है क्या कि फॉर एग्जांपल कोई भी दवा है, उसका R&D चल रहा था, उसका बोल सकते हो लाइक ड्रग अगर बनाई गई, तो उसका जो रिसर्च है मार्केट में आने से पहले वो तो कंपनी की रिसर्च हो गई। उसके बाद अगर कोई दवा मार्केट में आ गई, एमआर ने डॉक्टर को सजेस्ट किया कि डॉक्टर यू हैव टू रन दिस मेडिसिन, वी विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ दिस इंसेंटिव, उसमें आपको इतना पैसा मिलने वाला है, तो हमारी कंपनी की अगर आप दवा चलाओगे। डॉक्टर समझ में आ गया हाँ भाई मेरा इसमें इतना फ़ायदा है। उसके बाद डॉक्टर करेगा क्या कि वो दवा लिखने लगेगा। उसके बाद जो पेशेंट्स का जो फीडबैक डॉक्टर को आता है कि डॉक्टर जो मुझे आप कल दवा दिए थे उससे मुझे इतना स्वीटिंग हुआ, पसीना आया, मुझे स्वीटनिंग हुआ, उसके बाद या फिर मुझे थोड़ा सा फीवर भी आया, मुझे थोड़ा सा चक्कर भी आ रहा था, मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी, मुझे प्यास ज़्यादा लग रही थी। तो ये सारे जितने भी फीडबैक हैं ये पेशेंट रिवर्स करेगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताएगा डॉक्टर ऐसा ऐसा हो रहा था। फिर ये डॉक्टर एमआर दोबारा आएगा, पूछेगा कि डॉक्टर क्या क्या कुछ इसका लाइक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई भी इफेक्ट आया, तो डॉक्टर बताएगा कि हाँ तुम्हारे ड्रग का जो पेशेंट हमारे यूज कर रहे हैं
तो ज़्यादातर पेशेंट का यही एक कॉमन समस्या आ रही है। तो फिर ये जो समस्या है ये कंपनी के पास हमारे वापस लेके जाएगा, फिर कंपनी इस पे काम करती है। तो ये जो आफ्टर मार्केट जो रिसर्च है, आफ्टर मार्केट रिसर्च है जो पेशेंट्स के थ्रू हम लोग फीडबैक लेके कर रहे होते हैं, वो हमारा था फार्माकोविजिलेंस। इसकी भी सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह चल रही हैं, जो बी फार्मा के बाद आप इसको कर भी सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ है जिसको लाइक इस समय स्कोप भी उसका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका, वी हैव डन विद द प्रैक्टिस सेटिंग्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो प्रोडक्शन क्या होता है आपको पता ही है। प्रोडक्शन में जो काम करते हैं उसमें टैबलेट फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, सिरप बनाते हो। तो मतलब प्रोडक्शन एरिया में हमारा काम होता है। आप इंडस्ट्री में जाते हो तो ऐसा प्रोडक्शन, आप मतलब प्रोडक्शन जितने भी वहाँ पे करते हैं तो उस पोस्ट पे आप जाते हो। तो ठीक है, तो उसमें प्रोडक्शन मैनेजर भी होते हैं, प्रोडक्शन करने वाले भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब ओवरऑल इन लोग ड्रग की लाइक मेकिंग कर रहे होते हैं। फिर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस इसमें होता है कि जैसे जो भी कोई भी मेडिसिन बना, तो उसमें जितने भी फिक्स्ड, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जितने भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जितना भी उसमें लाइक एक्सिपिएंट होना चाहिए, जितना उसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या फिर बोल सकते हो बाइंडिंग एजेंट, जितनी भी सारी चीज़ें फिक्स हैं प्रायरली एज ऑन पेपर, जितने भी चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं, उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं, ये इसका हम लोग एक सैंपल उठा लेते हैं ड्रग का जो हमारा मेकिंग हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक मेडिसिन का। फिर उसको हम लोग उससे मैच करते हैं कि हाँ उसका क्वालिटी एश्योरेंस जो एनालिसिस होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसकी स्टडी आपकी इसी में आती है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे, फिर बताएंगे कि क्वालिटी कंट्रोल वाले को, फिर या फिर ऐसे बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट हम लोग बताएंगे उसको कंपनी को कि ऐसी ऐसी एरर आ रही है, अब इसको फिर से करेक्ट करो। तो प्रोडक्शन वाले फिर से इसको करेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इनका होता है सैम्पलिंग करना, उसके बाद फिर इनको क्वालिटी को एश्योर करना। ठीक है, फिर R&D, R&D क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D में हमारा क्या होता है कि आपका ढेर सारा बोल सकते हो कि कंपनी पैसा खर्च करती है R&D पे। देखो कंपनी दो टाइप की होती है। पहली कंपनी तो ये हो गई कि जिसमें आपका केवल उनका नई नई कंपनी है, मेन मोटो है कि केवल कोई भी इनके पास लाइक, क्योंकि नई नई कंपनी है तो इनका R&D है नहीं, तो ये कोई ड्रग अपने से तो रिसर्च कर नहीं रहे हैं। तो इनका मेन काम होता है कि जितनी भी पेटेंट ड्रग होती है, अगर उनकी पेटेंट जो पीरियड है वो निकल जाता है, उसके बाद ये इनका फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं कंपनी से। ठीक है, तो इनके पे ये चल रहे होते हैं भाई, इनकी रोजी रोटी वगैरह सब इसी पे चल रही होती है। अगर कोई बड़ी कंपनी, अगर किसी कंपनी को ग्रोथ करना है, अगर आपको भी फॉर एग्जांपल बाद में कंपनी खोलनी है आफ्टर बी फार्मा या फिर एम फार्मा, तो यू शुड हैव इन योर माइंड दैट कि आप बोल सकते हो कि R&D होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके R&D नहीं है तब तक आपका मोनोपोली मार्केट में नहीं आने वाला। अगर आपके पास R&D है भाई, कुछ कुछ नए डोजेस फॉर्म लाइक ईजाद कर रहे होगे, जैसे कि पहले पैरासीटामोल था तो केवल टैबलेट फॉर्म में आता था, अब वो इंजेक्शन फॉर्म में भी आ रहा है, सिरप फॉर्म में भी आता है, तो कुछ दिन आएगा भाई इनहेलर फॉर्म में भी आने लगेगा। तो ये सारी जितनी भी R&D होती हैं आइदर ऑफ डोजेस फॉर्म या फिर कोई भी न्यू मेडिसिन, न्यू ड्रग की फॉर्मेशन के लिए, जैसे ड्रग ड्रग कंबाइन करके भाई कोई ऐसा, जैसे कि डोलो 650 है तो उसमें पैरासीटामॉल भी है, आपका ढेर सारी ड्रग्स कंबाइन है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें R&D जब तक आपके पास नहीं होगा, आप मार्केट में मोनोपोली नहीं बना पाओगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। R&D में मानता हूँ मैं पैसा ज़्यादा खर्च होता है, उसमें PhDs लगते हैं, साइंटिस्ट लगते हैं, आपको उतनी सैलरी देनी होती है। बट अगर कोई भी ड्रग नया बन जाता है आपसे या फिर कोई भी फॉर्मुलेशन नया हो जाता है, तो यू हैव एटलीस्ट 7 years ऑफ लाइक योर पेटेंट पीरियड ओवर स्पेसिफिक ड्रग विच यू हैव मेड। ठीक है, तो उस पर आप 7 साल या फिर उससे ज़्यादा, जब तक आपका पेटेंट पीरियड ओवर नहीं हो जाता है, तो आप तब तक उस पर लाइक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर मैं बात करूँ QC की, तो QC क्या है आपका, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल आपका क्वालिटी एश्योरेंस की तरह ही होता है, ये एश्योर करते हैं, आपका कंट्रोल कर रहे होते हैं। और पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग भी आपका एक सेक्शन होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। पैकेजिंग में क्या होता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है ऑफ द इंडस्ट्री। होता क्या है कि जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, पेरेंटल प्रोडक्ट है। अब बोलोगे भैया पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो टैबलेट मतलब होता है टैबलेट, कैप्सूल मतलब होता है कैप्सूल, सिरप मतलब होता है सिरप, पेरेंटल प्रोडक्ट वो होता है, या फिर ऑप्थेल्मिक भी यहाँ पे लिख दूँ, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो आप पहले इतना देख लो है क्या कि टैबलेट को हम लोग कवर करने के लिए, टैबलेट को पैक करने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इधर पेपर। जो आप देखोगे कोई कोई मेडिसिन होती है बहुत छोटी छोटी होती है पिल्स की तरह, वो पेपर में, मतलब उस पर प्रिंटेड सारी चीज़ें वैसी ही होंगी, बट वो पेपर में होती है, उसको ऐसे आप फाड़ोगे तो उसमें से निकाल सकते हो। ये आइदर एल्युमिनियम फॉयल में भी पैक होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी ड्रग है, कितनी रिएक्टिविटी इसकी है, वो सारी चीज़ें। तो टैबलेट आपका एक स्टेबल फॉर्म है, डोजेज फॉर्म, इसलिए आपका ये बोल सकते हो कि आप उसमें आपका पैक होता है, किसमें, एल्युमिनियम फॉयल में। कैप्सूल भी आपका एल्युमिनियम फॉयल वगैरह में पैक होता है। मतलब कि आप बोलोगे भैया एल्युमिनियम फॉयल मतलब क्या है, एल्युमिनियम फॉयल में ही एकदम नहीं, जैसे उसका जो कवरिंग होती है वो टैबलेट की ज़्यादातर आपकी दोनों तरफ एल्युमिनियम फॉयल होता है। वो आपका जो साचा या फिर ढक्कन होता है जिसमें वो रखा हुआ होता है, उसके ऊपर भी एल्युमिनियम फॉयल होता है। कैप्सूल का क्या होता है, नीचे से ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं, प्लास्टिक लगी होती है, ऊपर एल्युमिनियम फॉयल।
अगर मैं सिरप की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कि सिरप कितना रिएक्टिव है। अगर माउथ वॉश है, गार्गल्स है, माउथ वॉश मतलब जो माउथ वॉश करते हो, गार्गल्स मतलब जो गड़ारा करके थूकते हो, तो वो सारे माउथ फ्रेशनर्स की तरह होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, माउथ के स्मेल को भगाने के लिए, ओरल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। तो जो आपका सिरप है ये भी होता है मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, फ्लेवर्ड सिरप, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी अभी आपको बाद में पढ़नी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ सिरप का स्टोरेज जो होता है वो आपका अगर वो रिएक्टिव है तो उसको हम लोग एम्बर्ड कलर में करते हैं, AMBOURAD, एम्बर्ड कलर्ड ग्लास। ग्लास हो सकता है ये, या फिर प्लास्टिक हो सकता है। तो इसमें है क्या क्या बोलोगे भैया, ये क्या एम्बर्ड कलर वो कलर होता है जैसे आप पीली पीली या फिर ब्राउन कलर की जो ढक्कन जो देखे होगे कैप, या फिर आप उसको बोलते हो जो आपका स्टोरेज कंटेनर होता है जिसमें सिरप होता है, तो वो जो ब्राउन कलर होता है उसको हम लोग एम्बर्ड कलर बोलते हैं। उसमें क्या है कि धूप डायरेक्ट पेनिट्रेट जो ड्रग होता है उस पर नहीं कर पाता है, तो आपका ड्रग रिएक्ट करके ख़राब नहीं होता है। और कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट में भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पैकेजिंग आपकी कैसी है भाई। पैकेजिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितनी भी अच्छी ड्रग बना लो, अगर पैकेजिंग उसकी अच्छी नहीं करोगे, सूटेबिलिटी उसकी नहीं होगी उतनी, तो पता चला रिएक्टिव ड्रग्स हैं, आप उसको ट्रांसपेरेंट केस में अगर कवर करके दे देते हो अब उसमें आपके कंटेनर में, तो आपका रिएक्ट कर जाएगा तो ख़त्म। जो आपका API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें, पैकेजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्रोडक्शन। पेरेंटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे डायरेक्ट जा रहा होता है। तो ये भी आपके बोरोसिलिकेट ग्लास में या फिर ग्लासेस में आपके बोल सकते हो कि टाइप 4 ग्लासेस में आपके पैक होता है। टाइप 4 ग्लास आपका लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल, और बोल सकते हो लेस लाइक बोल सकते हो कि इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ज़्यादातर ग्लासेस जो लोकल होते हैं उसमें लीड प्रेजेंट होता है। लीड आपके बॉडी में आ जाएगा, एर्सेनिक आ जाएगा, लीड आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इम्प्योरिटी आएगी तो आपके बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। आपको इम्प्योरिटी के बारे में, ग्लासेस के टाइप वगैरह के बारे में आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का जो आपका लाइक है जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपके एट लास्ट आपके इंड स्क्रीन पे मिल जा रहा होगा, या फिर आई कार्ड में भी आ रहा है, वहाँ चेक कर लो, या फिर आप लास्ट तक वीडियो अगर देख रहे हो तो आपके लास्ट में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी होता है आपका, उसमें देखो स्टोरेज जो होता है वो आपका क्या होता है, पैकेजिंग वो आपका ऐसे ऐसे कुछ होता है, इस तरीके से कुछ आपका होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास होगा अभी भी, तो लेट मी शो यू। जैसे ये देखो, अब अगर आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसमें है क्या कि ये जो इसकी स्टाइल है, जो तरीका है बनाने का, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्क्वीज करूँगा तभी ना ये बाहर आएगा, अगर ऐसे इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, और ये जो इसका सारा जो तरीका है बनाने का, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, ठीक है। अगर ये पता चला, अगर मैं इसको कांच का बना दूँ, अब इसको स्क्वीज ही नहीं कर पा रहे हो, तो निकल पाएगा इसका जो आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मुलेशंस हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें, ठीक है। और रेगुलेटरी की बात करें तो रेगुलेटरी वो फार्मेसी होती है या फिर वो इंडस्ट्री का सेक्शन है जिसमें आप बोल सकते हो कि आपका जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं वो आपके रेगुलेटरी फार्मेसी में आते हैं, आप उसको भी ध्यान देना, ठीक है। नेट पे भी सर्च कर सकते हो, यही आपको मिलेगा। मार्केटिंग में आपका MR वगैरह आते हैं, मेडिकल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, ये आपके दवा को डॉक्टर के पास ले जाके आपको बताते हैं, उनको डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर देखो डॉक्टर से ज़्यादा आपका MR के पास नॉलेज होता है किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में, क्योंकि जो आपका डॉक्टर होता है केवल ब्रांड नेम जानता है, इसका यूजेस जानता है। जो आपके फार्मेसी वाले बंदे हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो MR है, वो पूरा उसका फॉर्मुलेशन जानता है, कैसे बनाते हैं, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कौन सी ड्रग आपस में इंटरेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि वही डॉक्टर बताता है, डॉक्टर ये दवा चलाओगे तो इंटरेक्ट कर जाएगी, इसलिए आप उसको इसको इसको 5-5 मिनट बाद चलाना, या फिर उसकी यूजेस या उसके एप्लीकेशन प्रिंसिपल सारी चीज़ें। मार्केटिंग जो MR होता है उसके पास होता है, वो जाके अपना पोर्टफोलियो उसको दिखाता है डॉक्टर को कि ऐसे ऐसे है, आप इसको चलाओ, इस पर आपको इतना इंसेंटिव हमारी कंपनी देगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो भाई उनके उनके बीच की बात है, उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि कितना परसेंटेज डॉक्टर को मिलता है वो दवा चलाने पर, ठीक है। मिलता है, ये मत सोचना कि MR ऐसे ही रखे गए हैं। MR का काम ही है कि भाई ये दवा ले जाओ, डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर अगर चला रहा है तो MR को भी भाई इंसेंटिव है और डॉक्टर को भी। अगर मैं अदर सेटिंग्स के बारे में बात करूँ तो अदर सेटिंग में क्या आपका एकेडमिक्स में मतलब आप पढ़ा सकते हो, और इसकी एलिजिबिलिटी है मिनिमम M फार्मा या फिर PhD, ठीक है। M फार्मा मिनिमम होनी चाहिए, D फार्मा B फार्मा पढ़ाने के लिए। पहले क्या था 2000 लाइक 20 के पहले या फिर 18 के पहले, कि आपका जो B फार्मा है वो D फार्मा लोग पढ़ा सकते थे, बट अब क्या है कि एकेडमिक्स में अगर आपको पढ़ाना है तो आपके पास मिनिमम PhD या फिर मिनिमम M फार्मा होना चाहिए, ठीक है, फॉर टीचिंग B फार्मा एंड लाइक D फार्मा बोथ। और क्लिनिकल फार्मेसी आपको पता ही है क्या, क्लिनिकल सेटिंग्स आपको पता ही क्या होता है, ये अदर सेटिंग्स में ही आता है, ठीक है, मतलब कि अदर देन इंडस्ट्री या प्रैक्टिस। तो एकेडमिक्स में आपको बता ही दिया, क्लिनिकल में होता है जो क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, जो आपको मैं ये चीज़ भी यहाँ पे बताया था क्लिनिकल वाले में, जिसमें आपका जो होते हैं आपका बोल सकते हो ना कंपाउंडर, तो वो जो खोल के बैठ जाता है तो उसको क्लिनिक बोलते हैं। जो कंसल्टेंट होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, उनका ये काम होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नई कंपनी डालनी है,
आपको नया इंस्टीट्यूट डालना है फार्मेसी का, आपको नई फार्मास्यूटिकल एजेंसी डालनी है, नई फार्मास्यूटिकल स्टोर डालना है। तो उसके बारे में जो पेपर वर्क जितनी भी बोल सकते हो ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकर को हम लोग कंसल्टेंट भी बोल सकते हैं फार्मेसी में स्पेसिफिकली इधर भी। तो है क्या कि जैसे आपको कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलनी है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, कितना एरिया होना चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, कौन कौन सी अथराइज सिग्नेचरी लगेगी, कौन कौन सा उसमें आपके पास कितना कितना एरिया होना चाहिए, मतलब जितनी भी सारी नॉलेज है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर। या फिर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलो तो ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप कॉलेज भी खोलो फार्मेसी का, तो उसमें भी कितनी लैब होनी चाहिए, कितना जगह होना चाहिए, कहाँ कहाँ से अप्रूवल होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैब होनी चाहिए, कितनी क्लासेस, कितनी बेंचेस, कितने टीचर्स, कितना एफिली, वो सारी चीज़ें अगर है तो वो सारी चीज़ें कंसल्टेंट के पास जो नॉलेज अच्छी होती है, आप इससे परिचय करोगे या फिर इनसे मिलोगे तो वो आपको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। आप इसको प्लीज़ एक बार नोट डाउन जरूर से कर लेना, ये चार्ट आप बना लेना अच्छे से, आप ड्रॉ कर लेना अपने कॉपी पे। और बाकी चीज़ें तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, आप उससे रिकॉल करते रहना बार बार। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आओ तो फिर से देख लेना, आपके माइंड में पक्का बैठ जाएगा। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल यार, आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछना। और टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, वहाँ ज्वाइन करो। इसका नोट्स जो है ये भी टेलीग्राम का आपका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, इस नोट्स का डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और वीडियो को लाइक कर देना यार। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर से कर देना, टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हो। और बाकी तो सब बढ़िया है यार, होप यू आर डूइंग वेल। तो और सारी चीज़ें अच्छी ही हैं। इसके बाद आपका आने वाला है इंट्रोडक्शन टू बोल सकते हो फार्माकोपियास, ठीक है, आईपी बीपी यूएसपी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया सारी चीज़ें। तो इस लेक्चर के बाद कल आपका आ रहा होगा इंट्रोडक्शन टू आईपी। इंट्रोडक्शन टू आईपी मतलब इंट्रोडक्शन टू इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। सो लाइक स्टे ट्यून फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।